हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, वक्त खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज होना था, आज आखिरी दिन था। कल नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन वापस की तारीख 16 सितंबर है। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी नामांकन की प्रक्रिया का वक्त खत्म हो चुका है। आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त था, नामांकन भर सकते थे। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से जुड़ी दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी वक्त था, अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा कल जो नामांकन भरे गए हैं उसकी पड़ताल प्रशासन की तरफ से की जाएगी कि नामांकन पत्र सही है या गलत। उसके आधार पर प्रशासन फैसला लेगा। इसके अलावा 16 सितंबर तक अगर कोई उम्मीदवार चाहे तो नामांकन अपना वापस ले सकता है। उसकी तारीख 16 सितंबर तक है। बता दें कि 5 अक्टूबर जो महत्वपूर्ण दिन है हरियाणा के लिए, हरियाणा की दशा और दिशा तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लोग अपने मत का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को करेंगे, यानी कि विधानसभा का मतदान 5 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। जनता ने किसके सिर पर ताज जो है वो सजाया है और किसको नकार दिया। ये 8 अक्टूबर यानी कि मतगणना का दिन है। ये 2 तारीखें काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नामांकन का जो वक्त था विधानसभा चुनाव को लेकर वो खत्म हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक ही उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते थे और कल जो नामांकन भरे गए हैं अभी तक उनकी पड़ताल की जाएगी प्रशासन की तरफ से कि कहीं नामांकन भरने में कोई कमी खामी तो नहीं है। तो बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी नामांकन का वक्त खत्म हो चुका। दोपहर 3 बजे तक का वक्त था और अब प्रशासन की तरफ से पड़ताल कल नामांकन पत्रों की जाएगी। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 16 तारीख तक जिन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं वो वापस अगर चाहें तो ले सकते हैं। ये 16 तारीख तक की मोहलत दी गई है प्रशासन की तरफ से। चुनाव आयोग ने ये तिथियां रखी हैं, लेकिन नामांकन का आज दिन था और अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार बहुत तेज गति से किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के पास होती है, उनके ऊपर होती है, दबाव होता है, प्रेशर होता है कि पार्टी के अंदर किसी तरह की फूट ना पड़े, सही और जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट मिले। ये एक अब जिम्मेदारी पार्टियों की तरफ से पूरी हो चुकी है। जिनको गठबंधन जिसके साथ करना था, जाना था, वो भी हो चुका है। कांग्रेस का सीपीआई एम के साथ गठबंधन हो चुका है। सीपीआई एम को कांग्रेस की तरफ से 1 सीट दी गई है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर है भिवानी सीट को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह राजनीतिक दलों के लिए राहत की बात कि जिसको टिकट देना था उसको टिकट राजनीतिक दलों ने दे दिया, जिसको भरना था उसने भर दिया। अब 16 तारीख तक जो चाहे टिकट अपना वापस ले सकता है और कल यह प्रशासन तय कर देगा कि किसका नामांकन पर्चा भरने में कहां खामी हुई है, या फिर उसका रद्द होगा, या फिर नामांकन जो पत्र भरे गए हैं उसका सही है। ये कल इसका विश्लेषण प्रशासन की तरफ से होगा और 16 तारीख उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन अब राजनीतिक दलों की तरफ से एक ही बस टारगेट होगा कि जनता के बीच में पहुंचना और जो उनका घोषणा पत्र है उसको जनता को समझाना कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर जनता के लिए वो क्या कुछ करेंगे। यानी कि अब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उनके सामने एक ही टारगेट और लक्ष्य होगा कि चुनाव प्रचार करना, जनता को अपने पक्ष में करना। तो बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का टाइम था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। 3 से ज्यादा बच चुके हैं, यानी कि अब किसी का नामांकन नहीं भरा जाएगा। जिसका नामांकन भरना था उसका नामांकन भरा जा चुका है। बड़ी एक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की तरफ से, राजनीतिक दलों के ऊपर थी कि किसको टिकट दिया जाए। इसको लेकर
कई राजनीतिक पार्टियों में नेता भी छोड़ के गए, दल बदल की राजनीति भी होगी। कई चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गुरुग्राम का सबसे पहले रुख करते हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ हैं। गुलशन, जो 3 बजे का वक्त दिया गया था वह वक्त खत्म हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया का पूरी हो चुकी है। अब कल जो है प्रशासन की तरफ से पड़ताल किया जाएगा, किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया रही? बिल्कुल, आज नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे हैं, और जो कि 3 बजे तक का समय था नामांकन भरने का, क्योंकि कांग्रेस ने लास्ट में भी 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। यानी 3 बजे से पहले 2 बजे एक और लिस्ट आई है जिसमें 2 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें से सोना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहतास खटाना को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, और इसी तरह भिवानी से जो उम्मीदवार हैं वो सीपीआईएम के रहे, वो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो लास्ट की जो 2 सीटें हैं वो 1 घंटे पहले जो है, नामांकन से ठीक 1 घंटे पहले जो है वो उम्मीदवार घोषित किए गए। तो आज नामांकन पूरा हो चुका है। पहले दिन अगर हम बात करें तो इससे अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो 578 नामांकन जो है भरे गए थे, लेकिन आज पूरा आंकड़ा जो है जरूर आ जाएगा कि अब तक हरियाणा में टोटल कितने जो है उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है, कितने निर्दलीय हैं, कितने जो है अन्य पार्टियों से। तमाम जो नामांकन है वो आ जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा हैं, और 90 विधानसभा में बात करें तो कांग्रेस ने 89 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारे हैं, जबकि 1 सीपीआईएम का है। इसी तरह भाजपा ने अपने 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें, और आज जिस तरह देखा गया है एचएलपी, जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी ने समझौता करके तीनों का गठबंधन हुआ, उसमें तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा ने उतारे हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो नामांकन अब पूरा हो चुका है, और बारी है तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी जो माहौल है, अब वो दौरे जो है उनके वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल गुलशन ग्रोवर, अब चुनावी जो माहौल है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, अब राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दी नामांकन के वक्त की? किसी ने तो नामांकन से पहले रोड शो किया, बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, अब और काफ़ी तादाद में लोग उनके जुड़े, किसी ने सादगी तरह से नामांकन भरने के लिए पहुंचे। आपके फरीदाबाद में कैसे रंग दिखे नामांकन को लेकर? देखिए आसिफ, रंग तो अलग अलग जगह पर देखने को मिल ही रहे, लेकिन फरीदाबाद में जो सबसे ज्यादा रंग देखने को मिले वो आंसुओं के रंग देखने को मिले कि तमाम कई प्रत्याशी आंसू टपकाते हुए आखिरी दौर में दिखाई दिए हैं, और उससे पहले भी टिकट कटने को लेकर भी आंसू बहते हुए उम्मीदवारों के दिखाई दिए हैं। अगर फैसला विधानसभा की बात करें तो वहां से दीपक डागर जो प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया गया था, तो पहली तस्वीर फरीदाबाद से उनकी रोने की सामने आई थी, और इसके बाद में कई उम्मीदवार ही अपनी जता रहे थे वो रोते हुए दिखाई दिए। उनमें से कुछ ने अपने नामांकन कर दिए हैं, कुछ चुप लगा गए हैं। लेकिन फरीदाबाद की अगर बात करें तो 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभाओं के 6 जगह पर नॉमिनेशन किए गए हैं। 3 बजे ठीक उनको अब आगे कोई नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। कल का जो दिन होगा वो स्क्रूटनी का होगा, क्योंकि जो तमाम जो फॉर्म आए हैं नॉमिनेशन के, उनकी जांच चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। अगर कोई कमी होगी तो उसको पूरा कराया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की गाइडलाइन है कि जिसका नॉमिनेशन किया गया है, अगर बहुत ज्यादा उसमें कमी नहीं है तो उसके तमाम कागजों को पूरा करा लिया जाए। यानी कि कल स्क्रूटनी का दिन है, और इसके साथ साथ में फिर जो 16 तारीख के 3 बजे तक अगर किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना है तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। तो उसके पास में अभी वक्त है 16 तारीख तक, 16 सितंबर के 3 बजे तक। जैसे ही 16 सितंबर के बजेंगे, उसके बाद में जो निर्दलीय प्रत्याशी है, क्योंकि पार्टियों के जो सिंबल हैं वो तो उनके नॉमिनेशन के साथ में ही जमा कर दिए गए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको अब सिंबल बांटे जाएंगे, और सिंबल के आधार पर वो फिर आगे चुनाव मैदान में उतरते हुए। चलिए, सोनीपत से राम सिंहवार आऊंगा। देवेंद्र जी आपके पास मैं। राम सिंहवार, सोनीपत में नामांकन के आखिरी दिन यानी कि आज किस तरह का माहौल रहा?
देखिए, बिल्कुल बात करें, नामांकन का आज आखिरी दिन था और खास तौर पर आज सोनीपत से कांग्रेस की सीट पर सुरेंद्र पवार को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और आज जो है सुरेंद्र पवार आखिरी दिन पहुंचे और जिनके ईडी की जिस प्रकार से ईडी के मामले को लेकर जो है वो जेल में अम्बाला में बंद है, क्योंकि एक अवैध माइनिंग का मामला था और उसी के तहत उन्हें जेल भेजा गया था और आज उन्हें अम्बाला से सीधा सोनीपत लाया गया है और यहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। और उसके बाद यहाँ पर काफी फोर्स भी जो है वो तैनात की गई थी। नजारा कुछ ये था कि जिस प्रकार से एक तरफ जहाँ कार्यकर्ता थे और जहाँ सुरेंद्र पवार के नारे जो है वो लग रहे थे, पार्टी के नारे लग रहे थे, लेकिन अगर बात करें तो ये जो विधानसभा का चुनाव है बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद थी और किसी की उम्मीद टूटी तो किसी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो। काफी ऐसे चेहरे हैं जो दिग्गज चेहरे जो बीजेपी में शामिल थे, बीजेपी के लिए लगातार दिन रात एक रहकर काम करते थे, अब वो कहीं ना कहीं बगावती सुर के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। खासतौर पर बात करें गन्नौर विधानसभा की, यहाँ पर देवेंद्र कादयान मन्नत ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो बीजेपी पार्टी के लिए एक लंबे समय से सेवा भाव के साथ काम करते रहे। पिछली बार भी उन्हें जो है ये कहकर बिठा दिया गया था कि 2024 में चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन इस बार भी उनकी टिकट कटी तो आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं लिए। और खास तौर पर न केवल गन्नौर में बल्कि सोनीपत में भी यही स्थिति देखने को मिली, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कविता जैन की टिकट जो है अंतिम समय तक फाइनल मानी जा रही थी। ये भी उन्होंने अपने ज्वामी मंच से उन्होंने ये कहा कि उनकी टिकट और उन्हें लगातार बधाई मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब टिकट कटी और सोनीपत से जिस प्रकार से कैंडिडेट जो है बीजेपी ने बिल्कुल राम सिंगवार लगभग हर जिले की विधानसभा में यही रहा कि जिसका टिकट कटा उसको बड़ा दुख हुआ। इस तरह की खबरें और इस तरह चुनाव में हर चुनाव में होता है। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, महेंद्रगढ़ में अब तक चुनाव को लेकर क्या कुछ दिलचस्प दिखाई दिया नामांकन से जुड़े तक को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ जो है वो भाजपा की छावनी कहलाया जाता है और महेंद्रगढ़ जिला जो है इसमें जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, इनका एक अपना दबदबा रहा है पिछले कई सालों से। और भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की 2014 में सरकार बनी थी तो इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी। अब ये पीछे जब ये लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे थे और इनको इस बार भी यही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास जताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी टिकट काट दी गई और यहाँ से भाजपा के रूप में प्रत्याशी जो बनाए गए हैं वो कंवर सिंह यादव जो है उनको बनाया गया है। अब देख, यहाँ पे जो रामविलास शर्मा और राव दान सिंह, दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनमें आपस में परेशानी हो रही है, भारी लोग इनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह देखने को मिलता था और इनकी भारी टक्कर देखने को मिलती थी। लेकिन सौरभ, कल जब नामांकन भर दिया था रामविलास शर्मा ने, तो उनको क्या लग रहा था, क्या उनको टिकट मिल सकता है या समर्थकों के दबाव के चलते उन्होंने अपना नामांकन भरा था? पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उससे पहले एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनको पूर्ण विश्वास था, कहीं ना कहीं उनको इस बात का लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी, लेकिन उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जो नामांकन किया उसमें, चलिए सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महेंद्रगढ़ के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। रामविलास शर्मा ने टिकट भरा, उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये बयान आया कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, आलाकमान जो आदेश देगा मैं वो करूंगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन ग्रोवर, राजनीतिक दलों की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी कि टिकट किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार को दिया जाए। अब इस झंझट से आगे बढ़ गई राजनीतिक पार्टियां, जिसको देना था दे दिया, जिसको मिलना था मिल गया। अब राजनीतिक दलों का सीधा यह है कि जो नाराज है उनको मना लो और अब चुनाव प्रचार में जुट जाओ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिसको टिकट मिलना था अब उसको मिल गया। अब समय है रूठे को मनाने का, क्योंकि नामांकन अब सभी ने भर दिया है। अब नामांकन भी नहीं, वो रूठे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन था और कांग्रेस पार्टी ने तो समय ही नहीं दिया।
क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही 3 बजे तक का समय था तो 2 बजे अंतिम लिस्ट जारी की, यानी 2 उसमें उम्मीदवारों के नाम थे। टोटल 6 लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। हालांकि बीजेपी की हम कहें कि उन्होंने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, जबकि एक अन्य फिर दोबारा से रात को एक और आया था, तो टोटल हम 32 कह सकते हैं। फिर उसके बाद 9 अलग उतारे, फिर 40 एक उतारे, 5 एक उतारे, फिर 2 एक उतारे, फिर 2 एक उतारे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने उतारे हैं। तो फिलहाल अब आपने ठीक कहा, समय अब खत्म हो गया है। जो भी टिकट की दौड़ में दिल्ली दरबार में चक्कर लगा रहे थे, चंडीगढ़ दरबार में चक्कर लगा रहे थे, अपने अपने नेताओं के चक्कर लगा रहे थे, अब वो खत्म हो गया है। अब बाजी है आखिरकार चुनाव के रण की। तमाम उम्मीदवारों ने जो अब अपना नामांकन भरा है वो कल से चुनावी रण में कूद जाएंगे और अपना अपना प्रचार जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में बयानबाजी का दौर चल चुका है, अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में तरह तरह की बयानबाजी आपको सुनने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जहां बीजेपी पर हमलावर होगी तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आएगी। और अन्य पार्टी दलों की बात करें, जो क्षेत्रीय दल हैं, इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, एएसपी, आजाद समाज पार्टी या बीएसपी की बात करें, इस तरह की तमाम पार्टियां भी कांग्रेस और बीजेपी को घेरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है। 10 साल उन्होंने शासन किया है। अब ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर जरूर ग्राउंड पर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस जहां 70 पार का नारा दे रही है और जो टिकटों का आवंटन हुआ, आपने देखा कि किस तरह से टिकटों का आवंटन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और साफ तौर से हमने एआईसीसी दफ्तर में भी देखा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दिल्ली में दफ्तर है, वहां पर जब टिकटों की आवंटन हो रहे थे तो तमाम जो भी विधानसभाएं हैं हरियाणा की 90 की 90 उन विधानसभाओं से लोग पहुंचे हुए थे। गुलशन, ऐसे में वहां नारेबाजी पार्टी की तरफ से टिकटों का बंटवारा करना और भी मुश्किल हो जाता है, जिस राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा गुटबाजी हो, कई गुट हो। क्या कांग्रेस के सामने भी इसी तरह की चुनौती सामने आ रही थी? सब अपने अपने उम्मीदवार को, अपने अपने समर्थकों को टिकट देने की बात कर रहे थे। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कांग्रेस के आगे थी, इसीलिए कांग्रेस का वक्त ज्यादा लगा? गुलशन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी टिकट आवंटन को लेकर, क्योंकि कुमारी शैलजा के दिल्ली दरबार में हमने देखा कि पूरे हरियाणा से लोग पहुंचे हुए थे, जो उनके समर्थक थे, जो उनको कुमारी शैलजा चाहती थी कि इनको टिकट मिलनी चाहिए। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने जुगत में लगे हुए थे कि उनके समर्थकों को टिकट मिलनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास एक ऐसा आवास था जो कि पंत मार्ग पर था, जहां पर पूरे हरियाणा से जो भी दिग्गज नेता थे हर विधानसभा के, वो वहां पर ज्यादातर पहुंच रहे थे और सबको एक आस थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनको टिकट दिला सकते हैं। लेकिन कई नेताओं की आस टूटती हुई भी नजर आई। अगर मैं गुरुग्राम जिले की बात कर लेता हूं तो गुरुग्राम जिले से सोहना विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां से उनके सबसे खासम खास जितेंद्र भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे नामांकन के 1 घंटे पहले जो है उनकी टिकट काटी गई। रोहतास खटाना का एक फोटो वायरल होता है जिसमें वो कार्यकारी अध्यक्ष को उनको पट्टा पहनाते हैं और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट में उनकी टिकट अनाउंस हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि जितेंद्र गुलशन ग्रोवर, आप देख रहा ये है कि जो टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में जो नाराजगी दिखाई दी नेताओं के अंदर, वो चुनाव पर कितना असर पड़ता है और राजनीतिक दल उन नाराज नेताओं को कितना समेटने की कोशिश करेंगे और कामयाब होते हैं। देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद एनआईटी की जो सीट है विधानसभा की, उसमें इतनी देरी क्यों हुई बीजेपी की तरफ से? क्या वजह आपको लग रही है? बिल्कुल, एनआईटी विधानसभा की सीट जो जिस तरह से होल्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह थी वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट देने को लेकर थी। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो उसी को लेकर क्योंकि नाराजगी भी नगेंद्र भड़ाना की तरफ से इसलिए जताई जा रही थी, साफ तौर से कि उनको टिकट दी जानी चाहिए, क्योंकि वो लगातार उस विधानसभा में मेहनत कर रहे थे। पूर्व विधायक भी एनआईटी से वो रह चुके हैं। इसी को लेकर बगावत ना हो, इसके चलते ही उसको होल्ड करके रखा गया था। लगातार
कृष्णपाल गुर्जर भी अड़ रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी नागेंद्र भड़ाना की थी इसी बात को लेकर के वो निर्दलीय पर्चा अपना दाखिल ना कर दें, पर्चा नॉमिनेशन ना कर दें, इसको लेकर उनको रोक कर रखा गया था। तो साफ तौर से देखा जा सकता है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फिर भी नागेंद्र भड़ाना की तरफ से पर्चा दाखिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ सतीश फागना को अब यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखना होगा, हालांकि चूंकि यहां से सिटिंग एमएलए हैं नीरज शर्मा कांग्रेस के, उनको पहले टिकट दिया गया था तो वो चुनावी मैदान में है। अब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सतीश फागना चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। इसके साथ साथ में बाकी तमाम विधानसभाओं की भी बात करें तो कई जगह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी देखी गई, और अब जब कांग्रेस की लिस्ट रात को आई है तो उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं में भी नाराजगी देखी गई है। चलिए लब्बो लाभ यही है कि जो नामांकन की वक्त था वो खत्म हो चुका है और राजनीतिक दलों के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने को लेकर वो खत्म हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार होगा, जो रूठे हुए नेता है देखते हैं कि कितना राजनीतिक दलों की तरफ से उनको मनाया जाएगा और इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। सौरभ, राम सिंह, देवेंद्र कौशिक, गुलशन ग्रोवर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।